माय नेम इज़ अनूप उपाध्याय। कई सारे दोस्त और मेरे जूनियर्स हैं और कई सारे रिलेटिव्स और बहुत सारे लीगल फ्रेटर्निटी के लोग हैं जो मुझे कॉल करते हैं कि भैया कैसे याद करें, कैसे इसको समझें जो है। तो उनको हेल्प करने के लिए मैं अपने चैनल पे ये वीडियो डाल रहा हूँ। ठीक है, तो हम बात करते हैं क्या क्या चीज़ ज़रूरी है आपको पीसीएस ये क्वालिफाई करने के लिए। इवन एक एलएलबी स्टूडेंट के लिए जो एलएलबी का एंट्रेंस भी देने जाता है, डीयू का हो, बीएचयू का हो और किसी भी अच्छे यूनिवर्सिटी का जब आप एंट्रेंस देने जाते हैं तो आपको बेसिक चीज़ें पता रहनी चाहिए ताकि आपके दिमाग में पिक्चर बने और उससे आपकी याद करने की क्षमता बहुत बढ़ जाती है। तो मैं अपने जितना भी मेरा अनुभव है, जितनी मेरी नॉलेज है, मैं उससे आपको क्लियर करूंगा कि अगर आप ऐसे पढ़ेंगे और इस तरीके से एक्ट को डीकोड करेंगे तो आपको याद रहेगी चीज़ें और आप उसको लीगल फील्ड में भी अगर आप एडवोकेट भी बनते हैं या फिर आपके साथ कुछ हादसा भी हो जाता है तो आप जो है उस सिस्टम से फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे। ठीक है, तो अभी पहले तो मैं बता दूं कि आपके लिए तीन चार पांच एक्ट जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो है सीआरपीसी, सीपीसी, आईपीसी, एविडेंस। एविडेंस एक्ट के बारे में मैं यहाँ बोल दूं कि एविडेंस एक्ट एक ऐसा एक्ट है जो सारे एक्ट पे लागू होता है। ठीक है, इनकी कोडिंग अलग है लेकिन ये सब जितने भी मुकदमे या फिर जितने भी इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स चलते हैं उसको अप्रिशिएट करने के लिए आपके पास एविडेंस एक्ट पे पकड़ होनी चाहिए। ठीक है, फिर आप जब यूपी पीसीएस का एग्जाम देंगे तो आपके लिए सबसे ज़्यादा यूपी पीसीएस जे में ज़रूरी है लोकल लॉज भी आपको पता रहे, क्योंकि आपको पता ही है कि जो जुडिशरी का एग्ज़ाम है वो स्टेट लेवल का एग्ज़ाम होता है। हर स्टेट में अलग एग्ज़ाम होता है। राजस्थान जुडिशरी अलग है, यूपी जुडिशरी अलग है, बिहार जुडिशरी अलग है। तो वहाँ के लोकल लॉज जो होते हैं वो अलग होते हैं। लोकल लॉज में ये नहीं कि फैमिली लॉ ऐसा कुछ, वहाँ पे सिंपल जो लॉज अलग होते हैं वो है लैंड लॉज अलग होते हैं कि भाई ज़मीन के जो संबंधित विवाद हैं वो कैसे रहेंगे। ज़मीन में जब आप लोकल लॉ में घुसेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपके लिए आ जाएंगी कि भाई आबादी लैंड का कैसे मुकदमा चलता है या फिर उसमें क्या कागज़ ज़रूरी हैं। ठीक है, फिर खेत के जो खेत की भूमि है, ठीक है, भूमिधारी जिसे बोलते हैं, ठीक है, कि जिस पे खेती होती है। फिर आपका वो कहते हैं कमर्शियल बिल्डिंग्स, कमर्शियल के लिए क्या चलेगा। फिर टेनेंट वाला जो रेंट का है, रेंट का अलग सिस्टम रहता है। तो ये आपको अलग से पढ़ने पड़ते हैं। दिल्ली रेंट एक्ट आपने पढ़ा होगा, यूपी में रेंट के लिए अलग लॉ है। ठीक है, आबादी के लिए जमींदारी एबोलिशन था, अब वो रेवेन्यू कोड में बदल गया है, जमींदारी तो एबॉलिश कर दिया गया लेकिन उसको सिलेबस से भी इस बार हटाया गया है। तो हम बात करेंगे, सबसे पहले आज मैं सीपीसी की बात कर लेता हूँ, फिर थोड़ा थोड़ा इसको बता दूंगा कि आप लोग ऐसे पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। तो बात करते हैं, सबसे पहले आदमी जब भी क्रिमिनल में शुरू करता है या फिर उसकी क्रिमिनल की जब बचपन से भी कभी भी आप सुनेंगे तो एफआईआर हो गई उसके खिलाफ, मुकदमा दर्ज हो गया उसके खिलाफ। तो ये कहाँ से शुरू होता है? तो सीआरपीसी बहुत सारे चैप्टर्स में है, ठीक है, बहुत सारे चैप्टर्स में बटा हुआ है। फिर वहीं से शुरू होता है। सबसे पहले भाई आपके साथ कुछ बुरा हुआ है, आपके मनपसंद का नहीं हुआ या फिर आपका कुछ राइट बनता था जिसको कर्टेल किया गया या राइट का आपका हनन किया गया है, तो फिर आप कहाँ से, वो कंप्लेंट से शुरू होती है। भाई आपको कोई शिकायत हो गई, ठीक है, तो ये फ्लो चार्ट है। बहरहाल ये फ्लो चार्ट आपको अच्छा दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ स्टेजेस ऑफ क्रिमिनल ट्रायल। ठीक है, सबसे पहले तो आप जानिए कि एफआईआर किस सेक्शन में है। ठीक है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यूपी जुडिशरी, बिहार जुडिशरी के लिए खास कर ये कि आपको सेक्शंस उस टाइम याद रहे। उसको याद आप कैसे कर सकते हैं, उसकी ज़रूरत क्यों है? क्योंकि यूपी पीसीएस जे जो आपका एग्जाम लेती है वो इस तरीके का है कि सेक्शन बेस्ड एग्जाम है कि इस सेक्शन में क्या है, या फिर ये बात मैंने कही है कि एफआईआर इज इन विच सेक्शन। ठीक है, कंप्लेंट आप कहाँ पढ़ते हैं, कंप्लेंट ऑफ, फिर कॉग्निजेंस कौन सेक्शन में पढ़ते हैं, तो 190 में पढ़ते हैं। ठीक है, इशू ऑफ प्रोसेस 204 में आप पढ़ लेते हैं। ठीक, और फिर आपका जो वारंट ट्रायल का चैप्टर है, समन ट्रायल का चैप्टर है, ट्रायल बाय सेशन कोर्ट है, ये सब चैप्टर्स में बटे हुए हैं। फिर अपील आप कहाँ पे जाएंगे, रिवीजन कहाँ पे करेंगे, ठीक, वो 370 के पार जो पहुँचते हैं वहाँ पे आप डील करते हैं। तो और फिर पहले तो आपका जुरिस्डिक्शन, तो वो बेसिक स्ट्रक्चर है, वो आप कोड को धीरे धीरे पढ़ते चले जाएंगे। तो सबसे मेन जो शुरू होता है वो 154 एफआईआर से शुरू होता है, सेक्शन 154। भाई आपकी एफआईआर लिख दी गई तब तो फिर उसके बाद पूरा का पूरा जो है मामला चलता रहेगा कि पुलिस स्टेशन में गए, आपकी एफआईआर दर्ज हो गई, उसने इंक्वायरी की, तो फिर वो अरेस्ट एंड प्रोडक्शन ऑफ अक्यूज्ड, अरेस्ट एंड प्रोडक्शन ऑफ अक्यूज्ड, ये बहुत ही लंबा चौड़ा वो है
प्रोसेस है, लेकिन आपको नॉर्मली ये समझना है कि कौन सी धारा में ये सब चीज़ें इंक्लूड होती हैं। तो अगर आप अरेस्ट पढ़ेंगे तो अरेस्ट के लिए सीधे सीधे आपको 41 सेक्शन 41 पे जाना पड़ेगा। 41A अवनीश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, वो सब आपको जो है वहाँ पे वो जजमेंट पढ़ना पड़ेगा, ठीक। फिर इसी में आप जब आप पढ़ेंगे कि भाई जो लॉकअप में लोगों के डेथ हो जाती है या फिर अंडर ट्रायल्स के बारे में आप पढ़ते जाएंगे, तो अरेस्ट से शुरू होता है। उस पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कई बार गाइडलाइंस दी हैं कि भाई किन धाराओं में या फिर कहाँ तक के सजा तक की धाराओं में। मैक्सिमम आप पढ़ेंगे, अभी सत्येंद्र कुमार अंतिल इन सब की रूलिंग चल रही है कि जिसमें बस 7 ईयर तक की पनिशमेंट है, ठीक है, उन सबको जो है प्राइम फेसी मतलब कि हर इंक्वायरी करते ही उसको जेल में ना डाल दिया जाए, ठीक है। आप उसको नोटिस दीजिए, आप मजिस्ट्रेट के सामने उसे पेश कीजिए, ठीक है, बेल वेल इस तरीके से चलेगा इसमें। तो अरेस्ट का अलग है। फिर अरेस्ट कर लिया तो उसका प्रोडक्शन कैसे करेंगे, मेडिकल की जांच कराएंगे, ये वो कराएंगे, फिर वो रिमांड, फिर आप सीधे जब प्रोडक्शन पे पहुंचेंगे तो वो रिमांड 167 पे पहुंच जाएंगे। तो जो आपको धाराएं यहाँ बता दे रहा हूँ, मैं कोई लिंक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप लिंक उसको समझिए। 41 में उधर अरेस्ट शुरू होगा, लेकिन रिमांड जो है सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है 167, ठीक है। रिमांड जब आप कराते हैं मजिस्ट्रेट के सामने, क्योंकि सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि एक थाने का थानेदार है, फिर एसपी उसपी अलग है, फिर वो थाना जो है एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट के अंडर में होता है। जब आप एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे तो यूपी में तो मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास बनते जो 3 साल की सजा का पावर रखता है, ठीक है। तो वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने उसे 167 के तहत पेश किया जाता है कि भैया हमने ये एक्यूज पकड़ा हुआ है और इस तरीके की इसने ये अपराध कारित किया हुआ है, तो इसे जेल में रखा जाना जरूरी है। फिर उसी रिमांड में फिर अलग अलग चीज़ें होती हैं। एक होती है जुडिशियल कस्टडी, एक होती है पुलिस कस्टडी, ठीक है। जुडिशियल कस्टडी और पुलिस कस्टडी पे तो यूपीएससी भी क्वेश्चन पूछ चुकी है कि क्या होता है जुडिशियल कस्टडी, क्या होता है पुलिस कस्टडी। तो पुलिस कस्टडी में जब ये है कि पुलिस को कोई एविडेंस कलेक्ट करना है, सेक्शन 27 एविडेंस एक्ट, जब पुलिस को ये है कि एविडेंस कलेक्ट करना है बगैर अक्यूज को ले गए या फिर अक्यूज को बगैर उस स्थान पे ले गए, वो हमारा एविडेंस कलेक्ट नहीं होगा, या फिर कुछ ऐसा सिचुएशन बन रहा है कि उससे तगड़ी पूछताछ करनी पड़ेगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा लंबा टाइम लगेगा, इसमें 1-2 दिन चाहिए, तो फिर वो पुलिस रिमांड के लिए प्रे करती है। अदरवाइज वो सिर्फ जुडिशियल कस्टडी में जाता है, ठीक है, न्यायिक अभिरक्षा जिसे हिंदी में कहते हैं। तो 167 वहां से, तो ये आप समझिए कि 154 से शुरू होते ही लिंक कहाँ से कहाँ जाता है, उधर 41, इधर 167, ठीक। ये तब है जब आपकी एफआईआर लिख दी गई है, ठीक है, जब आपकी एफआईआर लिख दी जाती है तब अपराधी को या फिर आपके खिलाफ जिसे एक्यूज कहते हैं, ठीक, वो चलेगा। बहरहाल हमारा सिस्टम ये कहता है क्रिमिनल लॉ की एक्यूज्ड इज इनोसेंट, प्रिज्यूम टू बी इनोसेंट अंटिल गिल्टी, जब तक उसको गिल्टी होल्ड ना किया है तब तक इनोसेंट है। बट हमारा बहरहाल सिस्टम ऐसा है कि जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाता है तो फिर उसके इनोसेंस दिखाने का जो शुरू होता है कि वो अपना पक्ष कब रखे, तो वो बहुत लेट शुरू होता है। वो 313 सीआरपीसी, जब हम अक्यूज की स्टेटमेंट नोट करते हैं, भैया अब आपको क्या कहना है, आपको अपना कुछ साक्ष्य वाक्ष्य देना है कि नहीं देना है। अदरवाइज एफआईआर दर्ज होते ही सारी चीज़ें उसके खिलाफ में चलती हैं, वो बेल कराए, सब कराए, बाद में भले गिल्टी होल्ड हो ना हो, वो भगवान मालिक है उसका, ठीक है। बट सिस्टम थोड़ा सा यहाँ पे एक्यूज वो सिस्टम से सफ़र करता है। आप इस इंतज़ार में रहते हैं कि भाई इसको सज़ा मिले, इसको सज़ा मिले, वो सज़ा वो सिस्टम से ही उसको मिलती रहती है कि ठीक है इतनी डेट पे आना पड़ेगा, जेल जाना पड़ेगा, बेल कराना पड़ेगा, कुछ और किया तो दिक्कत होगी, बाहर नहीं जा सकते, कुछ भी अलग और आपके ऊपर दूसरा मुकदमा दर्ज हुआ तो और आप चले जाएंगे जो है, ठीक है। तो ये एक रंजिश भी चलती है। लेकिन एफआईआर अगर आपकी दर्ज हो गई तो एज ए स्टूडेंट आपको सिर्फ इस चीज़ से मतलब है कि आपके दिमाग में क्लियर रहे कि एक आदमी है, ठीक है, इसके साथ किसी आदमी ने कुछ किया, ठीक है, मारा इसको 323, ठीक है, हड्डी तोड़ दी 324, 325, मतलब हर्ट, ग्रीवियस हर्ट, ये सब धाराएं बढ़ती चली जाएंगी। यहाँ पे आपको मैं 323, 324, 325 क्या बता रहा हूँ, आईपीसी, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा हर एक धारा का मतलब जो 3 एक्ट सबसे ज़्यादा एक साथ इन्वॉल्व होते हैं सीआरपीसी के साथ साथ, वो होती है सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, आईपीसी, ठीक, और एविडेंस एक्ट, ठीक है। आईपीसी के तहत आपके ऊपर धाराएं बनती है, सीआरपीसी में उसका ट्रायल होता है। एविडेंस भाई जो जज साहब हैं वो आप
मजिस्ट्रेट है वो उसको इवेल्युएट करेगा कि कहाँ तक ये मुकदमा जो है एक्विटल का है या कन्विक्शन का है। तो एक्विटल और कन्विक्शन की धाराएं आपको इससे याद करनी पड़ेंगी कि वारंट ट्रायल केस है तो वारंट ट्रायल में दो तरीके के केस है, एक तो जो पुलिस केस है जिसे स्टेट केस कहते हैं वो, और दूसरा कि भाई पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया 156(3) से शुरू हुआ मुकदमा, फिर वहाँ से क्या होगा। ठीक है, तो ये तीनों एक्ट हैं। तो अब इस चार्ट के हिसाब से मैं आपको थोड़ा सा सीआरपीसी एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर उसके बाद सीपीसी थोड़ा बहुत बता देता हूँ, ताकि आपको क्लियर रहे कि आप अगर पिक्चर बना के चलेंगे तो वो ज़्यादा ठीक रहेगा आपके लिए। ठीक है, कुछ धाराएं जो मैं बोल रहा हूँ आप उसको नोट करते चले जाइए कि जैसे 154 बोल दिया, 156(3) बोल दिया। ठीक है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट धारा है। 41 बोल दिया, 161(7) बोल दिया। ठीक है, 200 बोल दिया, 202 हो गया। ठीक, ये सब बहुत ही ऐसी 190 हो गया, ये बहुत यूज़ होती हैं ये धाराएं। जब आप वकालत करेंगे तो ये सब धाराएं बहुत यूज़ होती हैं। एफआईआर दर्ज हो गई तो 156(3) में आप मजिस्ट्रेट के पास एप्लीकेशन लेके आते हैं कि भाई पुलिस हमारा मुकदमा दर्ज नहीं कर रही है। 41 ये नोटिस, ये एग्जाम में पूछे जाने वाला है। 41 ये कंप्लायंस वाला है, इसमें बहुत सारे जजमेंट हैं। 156(3) पे भी बहुत सारे जजमेंट हैं। ठीक है, 167 रिमांड है। ठीक है, ये रिमांड से संबंधित है। इसमें आपको डिफ़ॉल्ट बेल ये भी याद करना पड़ता है। डिफ़ॉल्ट बेल क्या होता है, ठीक है, कि डिफ़ॉल्ट बेल में कब प्रावधान बनता है। रिमांड में फिर आप याद करेंगे कि ट्रायल के हिसाब से कि कब 60 दिन में चार्जशीट जमा होनी चाहिए कि 90 दिन में चार्जशीट जमा होनी चाहिए। चार्जशीट नहीं दाखिल की गई तो डिफ़ॉल्ट बेल के लिए उसका अधिकार बन जाता है। ये सब बातें 167 में। 200 जैसे ही आपका देखो एफआईआर दर्ज नहीं हुआ तो आप सीधे चले आते हैं 200, दो धाराएं। 154 जैसे ही आपकी दर्ज नहीं हुई, भाई सिस्टम बता रहा है सीआरपीसी आपको कि 154 में आप एफआईआर दर्ज कर लें तो आपकी एफआईआर दर्ज नहीं, पुलिस ने कहा भाग जाए यहाँ से, तुम्हारा कोई मुकदमा नहीं बनता है। ठीक है, वो जाओ शांति से रहो बैठो। तो लेकिन आपको ये है कि नहीं भैया हमारे साथ तो अन्याय हुआ है, हमें तो केस करना पड़ेगा, नहीं तो ये लोग मानेंगे नहीं। ठीक है, तो आपके पास चारा बजते हैं दो, या तो आप 156(3) लेके जाइए मजिस्ट्रेट के पास या सीधे सीधे 200 में कंप्लेंट दर्ज कर दीजिए। ठीक है, 156(3) जब आप दर्ज करते हैं कि भाई आपने कहा कि जो विपक्षी है उसने हमारे साथ लड़ाई की, हमें मारा, हमारे दरवाजे पर आया, घुस गया, तो ये सब धाराएं बनती चलेंगी। हमें मारा, ठीक है, मारा। अब इसमें दो बातें हो जाएंगी कि साधारण चोट कारित किया है, ठीक है, कि ज़्यादा ग्रीवियस हर्ट कारित किया है, तो उस हिसाब से 323, 324, 325 ये सब बनता चलेगा। इसी में आपको ये याद करना पड़ेगा कि बेलेबल है कि नॉन बेलेबल है। बेलेबल नॉन बेलेबल बहुत ज़्यादा आपको एग्जाम में तो पूछा नहीं जाता है। ठीक है, वो आप जब आप वर्क करेंगे तब होगा कि बेलेबल याद करें कि नॉन बेलेबल याद करें। मेन आपका ये है कि ये धाराएं आप ये समझिए, पिक्चर बनाइए कि जब आप कोई कंप्लेंट वो करते हैं, ड्राफ्ट करते हैं, यहाँ पे लीगल ड्राफ्टिंग की बात आती है, तो आप ड्राफ्ट उसी हिसाब से करें धारा देख के कि जब मुझे ये अपराध कारित किया गया तो वो किस तरीके की लैंग्वेज लिखें कि आईपीसी की उन धाराओं से मैच हो जाए कि आपको 323 का मुकदमा करना है, 324 का करना है। एविडेंस की बात अलग है, भाई किसी की हड्डी टूट गई 325 में आ जाएगा। ठीक है, किसी को चाकू या फिर किसी धारदार हथियार से मारा है तो वो आप आगे पढ़ते चले जाएंगे तो उसमें आएगा। सिंपल थप्पड़ मारना तो 323 है, मुक्का मार दिया, ये वो लात घुसा मारा, वो 323 में जाएगा। तो वो ड्राफ्टिंग हुई। यहाँ से 156(3) जब आपने डाली तो मजिस्ट्रेट आपको सुनेगा, फिर उसके बाद बताएगा भैया आपका जो ये 156(3) का मुकदमा है वो हम एफआईआर दर्ज करने का आदेश करें कि नहीं करें। ठीक है, तो जैसे अगर वो कहेगा कि एफआईआर लायक तो आपका केस नहीं है, क्योंकि अगर आपने कहा कि आप ए हैं, आपने बी सी डी ये 3 लोग बोला कि इन्होंने मुझे मारा है, ये 10 बजे मारा, 12 बजे मारा, ठीक है, ये किया वो किया, ठीक, और इस तरीके से ये बातें मेरे साथ की, तो भाई वो अप्रिसिएशन की बात है कि वो देखेगा कि भाई आपको सबके बारे में तो पता ही है, कोई बात नहीं, पुलिस इसमें क्या इन्वेस्टिगेट करेगी, चलो एफआईआर दर्ज नहीं कराएंगे, आपका सीधे हम कंप्लेंट ट्रीट कर लेते हैं। तो कंप्लेंट ट्रीट करते ही ये धारा 156(3) किस में बदल जाएगी, 200 में। तब आपका 200 में एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट होने लगेगा कि आपको फिर से एग्जामिन किया जाएगा कि जो आपने 156(3) में बोला वो बातें आप बताइए, आप क्या कह रहे थे। ठीक है, फिर ये बात हो गई 200। अब आप यहाँ 200 पहुंचे, इसी के साथ याद रखिए कि अब 200 के बाद आपको सीधे, अगर आप 156(3) में नहीं जाना चाहते, वकील साहब ने आपको कहा कि ऐसा 156(3) करोगे, 1 महीने का समय लगेगा, आदेश हो ना हो, ठीक, आओ 200 सीधे सीधे हम कंप्लेंट कर देते हैं। ठीक है, तो वो सीधे वारंट ट्रायल कंप्लेंट केस ही बनेगा। ठीक,
वो अलग बात है कि मजिस्ट्रेट 202(1) में अगर ये कह दे कि नहीं इसको जरा पुलिस से हम इन्वेस्टिगेट करा लेते हैं फिर देखते हैं, तो अलग है, उसे समनिंग का प्रोसेस कहते हैं। लेकिन 200 में अगर आपने सीधे परिवाद दाखिल कर दिया, ठीक है, हिंदी में इसे परिवाद कहते हैं, तो अगर आपने ये दाखिल कर दिया तो फिर आपका डायरेक्ट एग्जामिनेशन होगा। और फिर 200 के साथ आप 202 में चले आइए, ठीक है। 202 में आपके बयान होंगे, आपके साक्ष्य जो भी, अगर आप ए हैं और आपके साथी जो है एफ और जी हैं, तो इनका बयान होगा कि ठीक है आप खुद ही दाखिल करें कि इनका भी एग्जामिनेशन में कंप्लेंट कर दीजिए। फिर 203 में चले जाइए, यहाँ पे समनिंग का प्रोसेस होता है, ठीक है। जब ये लगेगा कि 203 203 में ये है कि अगर मजिस्ट्रेट को ये लगा कि आप जो है आपका मुकदमे में कोई दम नहीं है, ठीक है, आप सिर्फ एक रंजिशन या फिर कुछ ऐसे प्राइमा फेसी कुछ बन नहीं रहा है। प्राइमा फेसी एक हमारे लीगल पूरे वर्ल्ड में एक बहुत ही बड़ा वर्ड है, प्राइमा फेसी, ठीक है। प्राइमा फेसी केस बना तो बढ़िया है, प्राइमा फेसी केस नहीं बना तो फिर आपकी कंप्लेंट खारिज हो जाएगी। वो 156(3) से भी 203 पे पहुंच सकती है, ठीक है, और सीधे 200 से भी 203 पहुंच सकती है। अगर 203 का बैरियर आपने क्रॉस कर लिया, ठीक है, तो आप इशू ऑफ प्रोसेस चले जाएंगे, सीधे सम्मन जारी होगा एक्यूज के खिलाफ कि भैया आपने ए के खिलाफ BCD आपने ऐसा ऐसा किया, तो आप आइए बताइए क्या कहना है, इनके खिलाफ सम्मन जारी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा सा अगर आप पिक्चराइज करें जो मैं कह रहा हूँ कि FIR से शुरू किया आपने 154, ठीक, फिर आपने 156(3) देखा, ठीक, फिर 200 देखा, FIR नहीं हुई तो 156(3), 156(3) से FIR नहीं हुई तो फिर से 200, 200 के बाद 202, 202 के बाद 203। अगर अदरवाइज आप ये बैरियर नहीं क्रॉस किए तो यहीं पे आपका मुकदमा खत्म हो जाएगा। सेम वे 200 के बाद 202 होगा, 202 के बाद 203 अगर आप बैरियर क्रॉस कर गए तो ठीक है, इशू ऑफ प्रोसेस होगा, नहीं तो फिर यही मुकदमा आपका खारिज हो जाएगा। तो आपका मुकदमा, भाई आप स्टूडेंट हैं, आपको मुकदमे से ज़्यादा मतलब तो नहीं होना चाहिए, तो आप ये धाराएं याद रखिए। और इसी में आप 41 जो मैंने बताया, 167 जो बताया, ठीक है। फिर कॉग्निजेंस की बात दौड़ के चली जाएगी कि अब FIR हो गया, सब आ गया, चार्जशीट दाखिल हो गई, चार्जशीट दाखिल हो गई तो फिर कॉग्निजेंस होगा 190। तो ये प्रोसेस है इसको अगर आप दिमाग में बिठाएंगे कि अपराध होने से लेके जजमेंट तक, ठीक। अब हम बता देते हैं कि जैसे आपने FIR किया, कॉग्निजेंस हो गया, 190 के बाद कॉग्निजेंस हुआ, वो फिर ट्रायल चलने लग जाता है, ठीक है। वारंट ट्रायल और समन ट्रायल आपको एकदम याद हो जाएगा डेफिनेशन क्लॉज से। सिंपल सा है कि भाई 2 साल तक की सजा वाले जो है समन ट्रायल होते हैं, उसके ऊपर वारंट ट्रायल हो जाता है। उसमें बहुत बड़ी बात तो कुछ है नहीं, बस आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो UP PCS में है वो याद कर लें कि 2X में है कि 2W में है कि 2Z में है, इतनी जिम्मेदारी आपको निभानी है, ठीक है। और जो एग्जाम की डिमांड हो आपको पढ़ाई उसी हिसाब से करनी चाहिए, ज़्यादा ज्ञान बटोर के भी कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ज़्यादा जितना आप स्पेसिफिक रहेंगे एग्जाम के लिए उतना अच्छा है। आप ये मत देखिए कि एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस क्या होता है, क्या करते हैं ये लोग, ये सब मत जाइए। आप पहले धाराएं याद कर लीजिए, आप पिक्चराइज कर लीजिए कि ऐसा ऐसा होता है, ठीक है। बाकी जब आप किसी प्रोफेशन में घुसते हैं तो उसकी निटी-ग्रिटीज और किस तरीके से चीज़ों को ऊपर नीचे करते हैं वो आप सीख जाएंगे। फिर यहाँ बात हो गई CRPC की, जहाँ पे ये चार्ट जो है इसमें 154 बता रहा है कि FIR अगर हो गई तो फिर इंक्वायरी होगी, अरेस्ट होगा, ठीक है। फिर 167 का रिमांड होगा, रिमांड के बाद पुलिस रिमांड की सिचुएशन अगर बनती है तो एविडेंस एक्ट में रिकवरी होगी। ये साफ नहीं इसलिए मैं बोलता जा रहा हूँ, तो आप समझ जाइए कि 154 की बात हो रही है। फिर वो इंक्वायरी जो पुलिस अपनी करती है फिर अरेस्ट कर लेगी, अगर उसको मुकदमा लगेगा कि जो है 7 साल से ऊपर का, या फिर कोई ऐसा चोरी हो रही आपने कर लिया ऑन द फेस, मतलब कि आपको पकड़ा गया कुछ काम करते हुए, ठीक है, 379, 411, 3/25 आर्म्स एक्ट, ये सब बहुत सारी धाराएं हैं, उसको आप जाने दीजिए। मेन ये कि आपको अरेस्ट करके अगर पुलिस ने उसके जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने अगर आपको प्रस्तुत किया तो 167 का रिमांड होगा। फिर उसमें पुलिस रिमांड की बात आएगी, ठीक है। पहले आप जाएंगे जुडिशियल कस्टडी में, फिर उसके बाद पुलिस को अगर लगेगा कि भैया हमें चाहिए एविडेंस कलेक्ट करने के लिए एक्यूज, तो पुलिस रिमांड लगाएगा। 164 की बात आती है, 164 का बयान, 161 का बयान, ये सब ऐसे याद कर लीजिए, हिंदी में
बहुत आसान रहता है, ठीक है। 161 पुलिस के सामने जब आप कोई बयान देंगे, 164 जब आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने, मैक्सिमम लड़कियों के लिए होता है कि वही लड़कियों के साथ कोई सेक्सुअल हरासमेंट संबंधी अपराध होते हैं तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने उसके बयान होता है कि भाई क्या हुआ था, ठीक है। फिर चार्जशीट 173 में, 167 में रिमांड के बाद आप सीधे चार्जशीट पे आते हैं, बीच में ये सब प्रोसेस होता है। फिर प्ली बार्गेनिंग 265 ये अलग ही चैप्टर है, ठीक है। इसी से आप लोक अदालत को कनेक्ट कर सकते हैं कि लोक अदालत में प्ली बार्गेनिंग, इसमें नहीं, लोक अदालत तो इससे नहीं आएगा। 265 में प्ली बार्गेनिंग है कि आप अगर ये कहें कि हमें सज़ा इतना ही दे दीजिए, हमने किया है, तो प्ली बार्गेनिंग कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप 265 एल वेल जितने भी हो सब याद कर लीजिए, ठीक है। अगर फिर उसके बाद जो है प्ली बार्गेनिंग आपकी फेल हो गई तो फिर इसमें समरी केस, वारंट केस में फिर आपका चार्ज बनेगा 240 में। तो ये 240 धारा याद कर लीजिए कि जो है वारंट ट्रायल ऑन पुलिस केस, जब पुलिस केस हुआ तो 240 में चार्ज बनता है, फिर एविडेंस होंगे प्रोसिक्यूशन के और उसके फिर मुकदमा चलेगा। ये इतना क्लियर नहीं है तो बस आप धाराओं पे ध्यान रखिए, ठीक है। फिर 156(3) आपको बता चुका हूँ, 156(3) कन्वर्ट हो सकता है। 156(3) जो है आपका एफआईआर में कन्वर्ट हो गया तो फिर से प्रोसेस वही हो जाएगा, एफआईआर हो गई, फिर उसके बाद जो है उसकी चार्जशीट आएगी, चार्जशीट पे संज्ञान लिया जाएगा, संज्ञान लेके बुलाया जाएगा। तो ये रही 156(3), 154 और इन सब की बातें। और आपको फिर धारा वो याद करनी है कि एक होता है ट्रायल बाय सेशन कोर्ट, वो वाला चैप्टर ट्रायल बाय सेशन कोर्ट, उसके चैप्टर्स को याद कर लीजिए। उसमें कुछ होता नहीं है भाई, उसमें बताएंगे भाई चार्ज कैसे बनाएंगे। इसमें एक चीज़ और याद कर लीजिए, 207 और 208 मैं पूरा कनेक्ट करके इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि अभी टाइम कम है और एक ही वीडियो मुझे बनानी है, ठीक, कि इसमें चीज़ें हो जाएंगी, जो मेन धारा हैं आप उस पर पहुँच सकेंगे और वहाँ से कनेक्ट कर लेंगे। 207 208 पूछते हैं कि भाई चार्ज बनाने के पहले भाई एक्यूज का राइट है कि उसको सब मिले, कॉपीज मिले कि उसके ऊपर क्या मुकदमा हुआ है, उसी हिसाब से वो बताएगा कि ये गलत है कि सही है। तो चार्ज बनाने के पहले कॉपीज दी जाती है, कमिट की जाती है फाइलें, जो फाइल सेशन को कमिट की जाती है तो फिर वहाँ पे ट्रायल बाय सेशन कोर्ट होता है, चार्ज बनेगा, प्रोसिक्यूशन का एविडेंस होगा, ठीक है। उसके बाद डिफेंस, अगर आपको 313 होगा, 313 बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है, इसी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। डिफेंस एविडेंस अगर आपको देना नहीं तो फिर जजमेंट होगा, ठीक है। जजमेंट होने के पहले यहाँ पे अप्रिसिएशन है, यही अप्रिसिएशन है, और एक चार्ज बनने के पहले ही डिस्चार्ज की एप्लीकेशन पड़ती है, ठीक है। 239 है, और उधर आपका 245, ठीक, कि भाई चार्ज बनने के पहले जब आप जो है डिस्चार्ज की एप्लीकेशन पड़ती है, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के पहले, इतना ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से ये ट्रायल्स हो गए। अब बात करते हैं थोड़ा सा सीपीसी की, ठीक, सीपीसी की बात करते हैं, फिर ये वीडियो जो है ख़त्म करेंगे। सीपीसी मुश्किल नहीं है, बहुत ही क्लियर है, ठीक है। और इस सीपीसी की वजह से बहुत सारे मुकदमे लटके हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, अगर आप प्रोसेस सही से चले कोर्ट में और मुकदमेबाजी कम करें लोग, बहुत सारे रीजंस है मुकदमों के लटकने के, उस पर नहीं जाना है क्योंकि आपको उससे उतना मतलब नहीं। सीपीसी में आपकी सबसे बड़ी समस्या है सेक्शंस कैसे याद करें, और कई लोगों का तो बहुत सारा रोना है कि ऑर्डर्स कैसे याद करें, ये ऑर्डर्स याद ही नहीं होते। एक्चुअली आपको याद करना ही पड़ेगा, आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है, इसमें कोई वो तो है नहीं कि मुझे ये याद नहीं होता तो मुझे वो याद नहीं होता। आपको नहीं याद होता तैयारी मत करो भैया, घर बैठो, ठीक है। सेक्शंस आपको रटने पड़ेंगे। इसमें रटने का क्या है कि भाई आप कोई मुकदमा देखेंगे कि जब इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट हो रहा है उसका चलेगा कैसे, बस इतना ही देखना है,